नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लालू परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा खुश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू और आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लालू परिवार पर कार्रवाई से खुश है नीतीश कुमार। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का। लालू परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से यदि कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नीतीश कुमार पर आरजेडी लगातार दबाव बनाता आ रहा था। जो राज्य दबाव बना रहा था कि आप त्यागपत्र दीजिए, आप केंद्र की राजनीति कीजिए और तेजस्वी को सत्ता सौंप दीजिए, तो वो दबाव खत्म हो जाएगा। और वो तो चाहते हैं कि तेजस्वी जेल चला जाए। कहा ना कि सबसे ज्यादा खुश वही है। नीतीश कुमार पर दिए गए सुशील मोदी के बयान को जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भ्रम फैलाने वाला बयान करार दिया है। अभिषेक झा का कहना है कि सुशील मोदी यही करते रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी भ्रामक बातें करने के लिए ही जाने जाते रहे। कैसे बेफिजूल की बातें करके मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि महागठबंधन इंटैक्ट है, सुशील मोदी की चाल सफल नहीं होगी। इस तरह से मजबूत है और अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। सुशील कुमार मोदी जी चाहे जितना भी भ्रम की राजनीति कर ले, चाहे जितना भी भ्रम फैला ले, बिहार में ना तो जुमलाबाजी चलेगी ना भ्रम की राजनीति चलेगी। 2017 में महागठबंधन की सरकार सुशील मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार खुलासे के बाद ही गिरी थी और नीतीश तेजस्वी की राह जुदा हो गई थी। सुशील मोदी एक बार फिर काफी एक्टिव है। हालांकि ये भी सच है कि कुछ दिनों पहले तक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव बना रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब नीतीश कुमार पर निशाने के मायने को आप समझिए। 2015 में पहली बार महागठबंधन की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर लालू से हाथ मिला लिया था। सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही परिवार पर आरोप लगने शुरू हो गए। सुशील मोदी हर 1-2 दिन पर नया खुलासा किया करते थे। लालू परिवार से पूछताछ और मामले दर्ज होने लगे और इसी बात को लेकर जेडीयू आरजेडी में खटास बढ़ती चली गई और बाद में नीतीश कुमार 2017 में लालू की आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए में वापस लौट आए थे। करीब 5 साल के बाद एक बार फिर से वैसे ही हालात बने हुए हैं। लालू परिवार एक बार फिर से घोटालों के सवालों से घिरा हुआ है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। यहां समझने वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले तक आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। जांच एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से तेजस्वी को सीएम बनाने का मुद्दा भी अब दब गया है। सुशील मोदी इसी बात का जिक्र कर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। सुशील मोदी का कहना है कि इन कार्रवाई से सबसे ज्यादा खुश नीतीश कुमार हैं। सुशील मोदी ये बार बार निशाना साध रहे हैं और फिर एक बार जेडीयू आरजेडी गठबंधन को तोड़ने की रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात लालू परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद से बिहार की सियासत गर्म है। आरजेडी नेता केंद्र सरकार और बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी दफ्तर में बैठकर काम करती है। असल में बीजेपी वाले बिहार में सरकार जाने के दर्द की दवा ढूंढ रहे हैं। अब तो ये बीजेपी के दफ्तर में बैठकर के स्क्रिप्ट लिखते हैं। किसी एजेंसी वाले को सेवा विस्तार चाहिए, 2.5 महीने में रिटायर होने वाले हैं। किसी को इसके बाद कोई बड़ा प्लम पोजीशन चाहिए। तो जो बिहार सरकार के जाने का दर्द था उसकी दवा ढूंढ रहे हैं ये लोग। इन्होंने सर्च मारा, झूठ मूठ खबरें प्लांट कराई।
लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक के बाद एक ट्वीट किया और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। रोहिणी ने तेजस्वी नहीं झुकेगा के साथ अपने ट्वीट में लिखा, कितने भी छापा मार ल लालू जी के हौसले को तोड़ने के लिए, मगर लालू जी और लालू परिवार एक कदम भी पीछे ना होंगे और ना अपने स्वाभिमान से समझौता करेंगे। #तेजस्वी नहीं झुकेगा। आरजेडी के आरोपों का जवाब दिया बीजेपी के नेताओं ने। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर जो भ्रष्ट हैं उन पर कार्रवाई होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक संस्था अपना काम करती है, भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्त कराना। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी पर कार्रवाई करना न्यायालय का अधिकार होता है, न कि पार्टी विशेष का। ये तो न्यायालय तय करता है, ये मैं नहीं तय करता हूँ। ये ना कोई भाजपा तय करती है, न्यायालय तय करती है। न्यायालय से बात करें, नीतीश कुमार जी तो सक्षम आदमी है, न्यायालय से बात करें कि कार्रवाई कब और कैसे होती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जो चोरी करेगा वही चोर होगा। उन्होंने कहा कि बिना घोटाला किए हुए कार्रवाई नहीं होती। जानबूझ के परेशानी की कोई सवाल नहीं है। हम यदि घोटाला नहीं करेंगे तो हम क्यों परेशान करेगा लोग? अब बताइए ना, जो आदमी घोटाला नहीं करेगा, जो आदमी चोरी नहीं करेगा, पुलिस क्यों जाएगी उसके पास? लालू परिवार के खिलाफ पहले भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है। तब भी इसी तरह के आरोप और प्रत्यारोप होते थे जैसे आज हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से विनीता मिश्रा और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। अब समझिए ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सियासत आखिर क्यों गरमाई हुई है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने लालू परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में 600 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है, जिसमें 250 करोड़ के कैश ट्रांजैक्शन का आरोप है और 350 करोड़ की प्रॉपर्टी की लेन देन की बात भी सामने आ चुकी है। जबकि सीबीआई ने राबड़ी लालू के बाद तेजस्वी को भी पूछताछ का समन भेजा था। कार्रवाई को आरजेडी के नेता केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बता रहे हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि पहले भी ऐसी कई सारी छापेमारी हुई, करोड़ों की लेन देन का आरोप लगा, लेकिन सामने कुछ भी नहीं आया और एक बार फिर से वही फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो गलत नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी। बढ़ते हैं आगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने बेतुका बयान दिया है। नागमणि ने कुशवाहा समाज के लोगों को जमीन बेचकर हथियार खरीदने की सलाह दे दी है। अगर पैसे की कमी हो तो जमीन बेचे, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर ले। ये है नागमणि, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। इनकी पत्नी बिहार सरकार में मंत्री रही है। इनके पिता जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। नागमणि एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन इनका बयान देखिए। अगर जरूरत हो, अगर पैसे की कमी हो तो जमीन बेचे, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर ले, ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं आप करें। सरकार और प्रशासन अगर सुरक्षा देती तो इतने बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज की हत्या नहीं होती। देखा आपने, नागमणि कुशवाहा समाज को जमीन बेचकर हथियार खरीदने की सलाह दे रहे हैं, समाज तोड़ने की बात कह रहे हैं, वो भी तब जबकि नागमणि बड़े पदों पर रह चुके हैं। हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो बिहार में और देश के पैमाने पर हम लोग राइफल रिवॉल्वर लाइसेंस फ्री करेंगे, ताकि कोई तरह का क्राइम कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि आपके हाथ में राइफल होगा, मेरे हाथ में राइफल होगा, तो ना आप गोली चलाएगा ना हम गोली चलाएंगे। नागमणि के बेतुके बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अरविंद सिंह ने कहा कि ऐसे नेता के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने समाज के बच्चों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। पहले तो ये सरकार में नहीं आएंगे, और इनकी सोच कैसी है कि अगर सरकार में आएंगे तो सरकार के कानून से ये अपराध को नहीं रोकेंगे, लोगों को मुफ्त में हथियार दे करके क्रिमिनल बनाएंगे, और उससे ये
अपराध को रोकेंगे। ऐसे मानसिकता के लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी नागमणि के बयान की निंदा की है। देश में कानून बना हुआ है हर चीज के लिए, जो कानून तोड़ता है उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन अगर नौजवान कलम छोड़कर हथियार उठाने लगेंगे तो फिर ये समाज, ये देश का क्या होगा। अब सोचिए जरा, जो व्यक्ति केंद्र सरकार में मंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, उसकी भाषा और सोच कैसी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप नागमणि के जहरीले बोल के मायने को समझिए। नागमणि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल बिहार की सियासत में नागमणि हाशिए पर हैं। जिस कुशवाहा समाज की वो बात करते हैं, उस पर आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के सम्राट चौधरी का भी दावा है। जाहिर सी बात है कि बयानों के जरिए वो चर्चा में आना चाहते होंगे, जैसे कि पहले भी वो इसी तरीके के विवादित बयानों के जरिए चर्चा में आते रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध किया है। सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा गया है कि यह भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि भारतीय समाज के पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाती है। हलफनामे में समाज की वर्तमान स्थिति का भी जिक्र किया गया है। और अब आप समलैंगिक शादी के खिलाफ केंद्र का तर्क समझिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसके आधार पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने का दावा नहीं किया जा सकता। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने की मांग करते हुए अलग अलग कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिया है। समलैंगिक शादियों पर सोमवार को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसके पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने कहा है कि यह भारतीय परंपरा के मुताबिक ठीक नहीं है। ये भारतीय समाज के पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल बिल्कुल नहीं खाती है। केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक शादी को लेकर दायर याचिकाओं में सुनवाई करने लायक कोई भी तथ्य नहीं है। मेरिट के आधार पर भी उसे खारिज किया जाना ही उचित होगा। हालांकि देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या राय सामने रखती है। बढ़ते हैं आगे। भोजपुर जिले में 12 साल की बच्ची के साथ बर्बरता हुई थी। एक हफ्ते बाद बच्ची की मौत हो गई। पुलिस पर आरोपियों को भगाने का आरोप है, जिससे नाराज लोगों ने तियर थाने का घेराव किया है। सड़क पर हंगामा और विरोध की तस्वीरें भोजपुर जिले के तियर थाना क्षेत्र की। लोगों का गुस्सा उस मासूम की मौत के बाद भड़क उठा है, जिसने 6 दिन तक बर्बरता की पीड़ा झेलने के बाद पीएमसीएच में दम तोड़ दिया। ये सब जरा है, ये घेटी ऐठा गया है, ये सब पूरा मतलब बुरी तरह से। आखिर क्यों ऐसा किया? क्या पूर्व में आप लोग के साथ विवाद था उस घर से आपका? नहीं सर, हम लोग कोई विवाद नहीं था। पूछ लिए, पूरा गांव से पूछ लीजिए। तो आखिर ये घटना क्यों अंजाम दिया गया? भगवान जरा वो अन्याय तो वही दिलाएंगे। मात्र 12 साल की थी अंशु, तीसरी की छात्रा थी। 5 मार्च को घर से अंशु पिकनिक मनाने के लिए निकली थी, लेकिन जब रात के 11 बजे तक अंशु घर नहीं लौटी तो घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने खूब खोजा, तब पता चला कि गांव की ही खुशी नाम की लड़की अंशु को अपने साथ अपने घर की तरफ ले गई थी। अंशु के घर वाले खुशी के घर पहुंचे तो घर पर ताला लगा था, लेकिन घर के अंदर हलचल दिख रही थी। अंशु के घर वाले किसी तरह घर के अंदर पहुंचे तो अंदर की तस्वीर देखकर दिल दहल गया। पहले उसे गर्म आयरन से दागा गया था, चेहरे पर केरोसिन डालकर जलाने के बाद फिर फांसी लगाकर हत्या की कोशिश की गई थी। आनन फानन में अंशु को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 6 दिन के संघर्ष के बाद अंशु ने 11 मार्च को पीएमसीएच में दम तोड़ दिया।
अंशु के घर वालों ने तियर गांव के ही पारस गिरी, कमलेश गिरी की पत्नी दुर्गा देवी और उसकी बेटी खुशी कुमारी के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। लेकिन आरोप कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने की बजाय उन्हें भगा दिया। इस कांड में चट्टान सिंह अभियुक्त को फरार करवा दिए हैं। आपको पता होना चाहिए, ये है ना ऐसा बात? इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। चट्टान सिंह निकल नहीं रहे बाहर। आपको हम इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा एकदम बिल्कुल जस्टिस होगा। ये लोग गारंटी हम दे रहे हैं। ये लोग राजीव चंद्र सिंह डीएसपी साहब के बारे में तमाम लोग जानते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहीं न कहीं समाधान करते हैं। बस हमको बस खाली आप थोड़ा सा हम अरेस्टिंग के लगे हुए हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। बर्बरता की शिकार अंशु इस दुनिया से चली गई, लेकिन सवाल है कि अंशु के घर वाले को कब मिलेगा इंसाफ? कब गिरफ्तार होंगे अंशु के गुनहगार? आरोपी दारोगा पर कब होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। नाबालिग पर गांव के एक परिवार ने अत्याचार किया है। घटना के 6 दिन बाद नाबालिग की मौत हो गई। 6 दिन बाद भी आरोपी परिवार फरार बताया जा रहा है। दारोगा पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप है और ऐसे ही आरोप पुलिस की छवि को खराब करते हैं और जिसके खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और ग्रामीणों ने इसी आक्रोश में तियर थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। गोपालगंज की नगर थाना पुलिस ने बंजारी मोड़ पर कार्रवाई करते हुए 500 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस ने कछुओं के साथ 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये कछुए यूपी के तमकुही से तस्करी के लिए लाए जा रहे थे। पुलिस ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है ताकि इन कछुओं को वन विभाग के हवाले किया जा सके। 500 की संख्या में कछुए की बरामदगी की गई है और इसमें 3 व्यक्ति थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। तो कहाँ से कहाँ कछुआ ले जा रहा था? बता रहे थे यूपी से लेके आ रहे हैं। प्रीमियम दुकान है और रंगीन मछली के साथ उसको सेल किया जाता है। कस्टमर लोग मांगते हैं तो उसके साथ लेते हैं। तो इतना कछुआ लेके आ रहे थे? हाँ, इकट्ठा हुआ था तो ले लिए। कहाँ से लेके आ रहे थे? गोरखपुर से लेके आ रहे थे। कहाँ पुलिस पकड़ी है आप लोगों को? मुलातिरी चेक पर। और कितने लोग हैं आप लोग? 3 आदमी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस।